हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोग एग्जाम स्पेशल क्लासेस के रूप में अभी 2 लेक्चर्स इस सीजन में कर चुके हैं, तो तीसरा लेक्चर आपके सामने ये आने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित रहते हैं। जैसे आपके सामने 2016 के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो 2016, 17, 18 या 22 तक के जो भी क्वेश्चन पेपर्स आपके हुए हैं, तो उनके क्वेश्चंस आपको इसमें सम्मिलित करते हुए और कुछ और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप सभी बहुत अच्छे से इसको देखें, सीखें, समझें और एक दूसरे को कनेक्ट करें। वीडियोस को लगातार शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आपके सामने लिखा है, इसमें बोला गया है 30, 120, 90 और 300 ये 4 संख्याएं दी है। बोला है कि ये समानुपात में नहीं है। क्यों समानुपात में नहीं है और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको पता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताया कि समानुपात में कोई भी संख्या होती कब है। समानुपात में तभी होती है जब बाहरी पद मतलब ये पहला और चौथा, और मध्य पद इसका मतलब दूसरा और तीसरा। यानी कि आपको एक रूल पढ़ाया गया समानुपात में कि बाह्य पदों या बाहरी पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के। मतलब अगर हम बाहरी पदों का गुणनफल करें और बीच वाले पदों का इसका गुणनफल करें तो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो ही वो संख्याएं समानुपात में है। मतलब समानुपात में 4 संख्याओं के होने की शर्त क्या है कि उनके बाहरी पद मतलब ये 30 और 300, पहला और चौथा, मध्य पद यानी दूसरा और तीसरा, इनका गुणनफल क्या हो, बराबर होना चाहिए, तभी वो समानुपात में। तो चेक करके देखिए। तो अगर हम बाहरी यानी 30 और 300 को गुणा करते हैं तो आपका 3 × 9 9000 आता है, और मध्य पदों का गुणा करते हैं इसका 120 और 90 का, तो 12 9 108 और 2 0। आप देख रहे हैं ये डिफरेंट आ रहा है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो अब अगर दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब ये संख्याएं समानुपात में नहीं है। और इसने यही बोला कि समानुपात में नहीं है क्योंकि, तो रीजन क्या देंगे, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं होगा। जब ये बराबर नहीं होगा तभी ये समानुपात में नहीं होंगे। अगर ये बराबर होते तो समानुपात में होता। तो इसका मतलब उसने पूछा था समानुपात में नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो बी पार्ट, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ऐसा नहीं है इसलिए इस समानुपात में नहीं। अगर ऐसा हो जाता कि दोनों बराबर होते तो ये समानुपात में होते। तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना और ये रूल याद रखना समानुपात का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से मुझे आशा है आप इस चीज को समझ गए होंगे और इसके पहले बहुत अच्छे से इन चीजों को समझाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। चित्र में O वृत्त का केंद्र है और AOB 80 डिग्री है, तो कोण ADB की माप क्या होगी, ये वाला बताना है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे कि ये चित्र हम लेते हैं और यहां पर आप इसको यहां पर बना लेते हैं। इस जगह का कोण क्या होता है, हमेशा इस केंद्र पर बने इधर के कोण का आधा होता है। मतलब केंद्र पर पीछे की तरफ जो कोण बनेगा उसका आधा यहाँ का होता है, ये रूल होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण ये बना हुआ है 80, और ये पीछे का कोण अगर आप निकालेंगे ये वाला, तो पूरा मिला के तो कितना होता है, 360 होता है। 360 में 80 आप हटा देंगे भाई, क्योंकि आपका 80 यहाँ है ही, तो 60 और हटेगा, 280 आ जाएगा, है ना। 280 यहां पर अगर ये 280 है तो इस जगह इसका आधा होता है हमेशा यहाँ का कोण। अब इसको हम नाम लिख लें, लिखने का तरीका भी देख लीजिए कैसे लिखेंगे। तो कोण आपको बताना है ADB, और ये होता है आधा किसका, इस कोण को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। यहाँ पर 80 था, इस 80 का ये प्रतिवर्ती कोण है, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल भी लिख लिया जाता है। तो शॉर्ट में आप यहाँ पर RF भी लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, या सीधे ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। किस कोण की बात हो रही, AOB, ये कौन सा वाला, प्रतिवर्ती कोण है। अब आप देखिए इसका आधा यानी कि AOB अभी पीछे का ये आपने निकाला है, कितना था, 280। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 140 डिग्री होगा। यहाँ पर 140 होना चाहिए था, केवल 40 लिख दिया।
ए पार्ट में, तो इसका ये आंसर सही होगा 140 डिग्री 140। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक वृत्त बना करके इसमें कुछ लाइन रेखाखंड खींचे गए हैं, एक वृत्त बनाया गया है। तो आप इसमें देखिए, इन रेखाखंड को मैं डायरेक्टली समझा दे रहा हूं। केंद्र, यहां पर ये जो वृत्त है इसका ये जो पार्ट है ये केंद्र है, आप सभी जानते हैं। और ये जो बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री को कहते हैं परिधि। अब आप समझिए इसमें क्या क्या बातें, जितनी बातें यहां लिखी गई हैं इनको समझें। तो अगर केंद्र को किसी परिधि पर कोई एक बिंदु ले, परिधि और केंद्र को मिला दें, ऐसे परिधि पर एक बिंदु लेकर के उसको केंद्र से मिलाएं, तो इसको कहते हैं त्रिज्या। इसी तरीके से अगर हम दो बिंदु ले लेते हैं परिधि पर और इनको आपस में मिला देते हैं, तो ये होता है जीवा। इसी तरीके से अगर वृत्त की परिधि को कट करती हुई यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा निकल जाए बाहर, तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। और अगर कोई रेखा बाहरी किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई ऐसे निकले, ये रेखा इस एक बिंदु, वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकल जा रही है, तो इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा, जिसको टेंजेंट कहते हैं, इसको सेकेंड कहते हैं, रेडियस, और ये जीवा। और अगर किसी वृत्त में केंद्र से होता हुआ दो परिधि को भी दो बिंदु पर छुए और केंद्र को भी टच करे, ये पूरा आपका व्यास होता है, जो कि त्रिज्या का दो गुना होता है ना। तो ये सारी चीजें आप सभी जानते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर रेखा PQ वृत्त का व्यास है। PQ कहाँ बना हुआ है? नीचे। और PQ मैंने क्या बताया है, यहाँ देखिए अगर मैं इसका नाम PQ कर दूं प्रश्न के अनुसार, तो ये स्पर्श रेखा है। इसने कहा है व्यास है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। फिर इसके बाद बोला गया रेखा CD वृत्त की छेदिका है। तो CD कहाँ बनी हुई है? CD ये बना हुआ है, ये C और ये D, हाँ ये छेदिका है, क्योंकि इसको छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा या छेदिका। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, बी वाला। इसके बाद देखिए क्या था, रेखाखंड OR वृत्त की जीवा है। OR कहाँ बना हुआ? ये OR त्रिज्या है, जीवा नहीं है, इसलिए ये गलत था। D में ASBA त्रिज्यखंड है। ASBA त्रिज्यखंड नहीं बल्कि वृत्तखंड है। ये चीजें भी मैंने बताई कि इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। अगर किसी, मान लीजिए ये आपका दो पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं, जीवा हुआ, जीवा और ये वृत्त की परिधि का जो भाग है, ये पूरा भाग, ये वाला बीच का हिस्सा, ये वृत्तखंड कहलाता है। जीवा और परिधि के बीच का भाग ये वृत्तखंड है। इसी तरीके से यहाँ एक वृत्तखंड इधर पीछे की तरफ भी है बड़ा, ये लघु वृत्तखंड यानी छोटा, और ये नीचे वाला दीर्घ वृत्तखंड। इसी तरीके से त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड में त्रिज्याओं के मध्य का भाग, यानी देखिए ये एक त्रिज्या हो गई, ये दूसरी त्रिज्या हो गई, और ये वाला जो आपका वृत्त की परिधि का भाग, ये वाला हिस्सा त्रिज्यखंड कहलाता है, इस तरीके का हिस्सा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, व्यास और सारी डिटेल आपके सामने है। जो कुछ भी इससे रिलेटेड पूछा जाएगा आप इसको कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर के उनको भी सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि log 169 13 बेस है इसका, यानी log 169 टू द बेस 13 का मान ज्ञात करना है। इसका आपको मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में सीधे इसको मान लेते हैं कि मान लिए ये x है। अब अगर आपने इसको x मान लिया तो ये आप लिख देंगे। अब x जो आएगा वही इसका मान होगा। ठीक है, तो अब आपको ये तरीका पता है कि लघुगुणक रूप से घातांक रूप में कैसे बदलते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है डिटेल में। तो इसको जरा घातांक रूप में बदलिए। तो ये जो 13 है ये ऐसे ही रहेगा, इधर वाली संख्या x जो है इस पर पावर में आ जाती है, और ये जो 169 है वो इधर पहुंचा दिया जाता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अब ये लघुगुणक रूप, इसका ये घातांक रूप बन गया। अब आपको इधर 13 पर x है और इसको आपको मालूम है कि 13 पर घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 169 13 का वर्ग होता है। 13 गुणे 13 करके 169 मिलता है ना। तो 13 की घात 2। अब देखिए इधर भी 13 इधर भी 13। एक रूल होता है कि अगर एक संख्या पर घात कोई हो और वही संख्या इधर उस पर घात दूसरी हो, अगर बेस बराबर है, यानी यहाँ भी a और यहाँ भी है, तो ये वाली घातें भी बराबर होती है, यानी आप m बराबर n ले सकते हैं।
इसका मतलब जैसे मान लीजिए 2 पर घात x है और इधर 2 पर घात 5 है, तो इसका मतलब अगर ये आधार बराबर है तो ये x और 5 भी बराबर होंगे, इसका मतलब x बराबर 5 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर आधार में 13, यहाँ भी 13, तो ये x बराबर 2 आ जाएगा और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आपको x ही बताना था, यानी आपने जो माना था। तो इस तरीके से साधारण रूप से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे कोई भी प्रश्न इस रूप में आए तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए, ये भी शायद पूछा गया क्वेश्चन है, log 3 बेस पर यहाँ 0.9 का मान बताना है। तो इसको आप मान लेंगे x, ठीक है। आपको इसका मान बताना था, आपने इसको x मान लिया। अब क्या होता है, ये जो घात में आधार में संख्या है 3, इस पर ये वाली संख्या इधर वाली पावर में आ जाएगी x, और ये 0.9 इस तरफ पहुंच जाएगा। 0.9 लिखें या केवल 9 लिखें, एक ही बात है। 3 पर ये x है और यहाँ पर आप इसको 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं। 3 का वर्ग 9 होता है। 3 यहाँ भी 3 यहाँ, इसका मतलब ये घातें भी बराबर होंगी, तो x बराबर 2। ठीक इस तरीके से यहाँ से भी x का मान 2 आ गया। तो कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो आप उसको इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको अब आप आराम से कर सकेंगे। वैसे तो चैप्टर वाइज क्रम में बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। जो भी वीडियोस पहले से पढ़े उनको ढंग से अगर आप देखते हैं तो सब कुछ आप अच्छे से सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, x पर -6 और भाग का चिन्ह है x पर -7, इसका मान बताना है। देखिए इसमें क्या है, जब भाग होता है तो आपके इस तरीके की कोई संख्या लिखी हो, जैसे a की घात m और डिवाइड करना है a की घात n से, तो क्या होता है, ये a ऐसे लिखते हैं और ये जो घातें हैं ये माइनस हो जाती है। इसी तरीके से a की घात m गुणे अगर गुणा करना हो तो a यानी आधार में संख्या बराबर है, ये भी देखिए जो यहाँ है वही यहाँ भी है, तो ये संख्याएं ऐड हो जाती, जुड़ जाती गुणा करते समय। तो यहाँ भाग था, तो इसका मतलब ये x पर -6 में ये वाला जो -7 है ये घट जाएगा। देखिए -6 और ये -7 और ये घट जाएंगे, इसलिए बीच में माइनस, क्योंकि नियम ये कहता है ना, जब दो संख्याएं इस तरीके से भाग करनी हो और ये घात में हो, आधार बराबर हो, तो वो संख्याएं ऊपर आपस में क्या होती हैं, घटा दी जाती, माइनस कर दी जाती। तो -6 तो आपके पास ये था ही और -7 ये था और ये घट जाएगा, तो इसलिए इसको घटा दिया। तो अब कितना बचेगा, देखिए x पर -6 ये है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं +7 और -6, तो प्लस माइनस माइनस, यानी x पर कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1, और बड़ी संख्या के आगे प्लस है इसलिए प्लस का 1। इसका मतलब x पर घात 1 या +1, ये इसका उत्तर होगा। ये ध्यान रखें, इस तरीके से ऐसे इसको सॉल्व करना है। बस नियम को ध्यान से समझें और बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अच्छा, अगर यही गुणा होता, ये था x पर -6 और गुणा x पर -7, तो ये गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो x पर हम ऐसे लिखते -6 प्लस ये वाला -7, दोनों घातों को बस जोड़ देते। तो x पर -6 है ही, प्लस माइनस माइनस ये, तो x पर 7 6 13, माइनस का 13 हो जाता है। माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन ये बड़ी संख्या का आगे माइनस, या दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो माइनस ही आता है। 7 6 13, तो x पर -13। अगर गुणा होता इस प्रश्न में पूछा गया होता तो ये उत्तर आता, क्योंकि भाग है इसलिए x पर प्लस बनाया। ठीक, तो दोनों प्रकार से मैंने समझा दिया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी पूरे डिटेल में ढंग से। अगर आप ये सब चीजें प्रैक्टिस में किए हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर, देखिए घन कोई भी हो, जैसे इन्होंने कहा कि यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है, घन बना लेते हैं। ठीक, ये घन हो गया। यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो कोर है ये कोर ही होती है, सब जितनी बाउंड्रीज ऐसे दिख रही है सब कोर है। मैंने आपको बताया कि किसी घन में टोटल कितने कोर होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं, सब समझा चुका हूं। यदि एक घन की कोर की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो हर जगह 4 होगा, क्योंकि घन में तो सब बराबर ही होता है, कोई भी हो 4 ही होगा, सब 4 होंगे। तो लिखने के ऐसे सबको नहीं लिख रहा हूं। तो इसका मतलब घन की कोर 4 सेंटीमीटर, तो उसमें कोरों की संख्या, देखिए इसकी लंबाई कितनी है, इसकी माप क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी घन में कोर कितने होते हैं, तो कोई भी घन या घनाभ कोई भी हो, उसमें कोर हमेशा 12 होते हैं, 12 किनारे होते हैं। जैसे एक ये वाला, आप अपने कमरे में जिसमें बैठे उसको अगर देखें, घन या घनाभ होता ही है, तो आप देखें नीचे आपको 4 किनारे दिख रहे हैं फर्श के पास,
4 पिलर जहां कॉर्नर खड़े हैं वो दिख रहे हैं, 4 4 8 किनारे हो गए, और छत पर भी 4 किनारे आपको दिख रहे हैं। तो 12 किनारे यही होते हैं, इन्हीं को कोर कहते हैं। जैसे ये वाला, ये और ये नीचे के फर्श के हो गए, फिर ये कॉर्नर वाले हो गए, देखिए ये 4 कॉर्नर के हो गए। अब ये 4 ऊपर के बचे, 1 2 3 4। तो कुल मिला के कोर 12 होते हैं। शीर्ष के किनको बोलते हैं? ये जो पॉइंट है, जो कॉर्नर जहां पर मिल रहे हैं, 3 4 5 6 7 8, इसलिए शीर्ष जो होते हैं घन या घनाभ में वो 8 होते हैं। और फलक क्या होते हैं? फलक मतलब फेसेस। जैसे कमरे में आप जिस बैठे उसको देखें, एक जैसे हम ये देखें जिसपे बोर्ड लगा हुआ, ये एक आपकी दीवालें कितनी कमरे में देखिए, एक ये वाली दीवार और इसके अपोजिट 2, एक लेफ्ट में दीवार, एक राइट में, तो 4, और एक नीचे की फर्श और ऊपर की छत 6। तो 6 फलक होते हैं। कुल मिलाकर के अगर फलक पूछे जाए तो वो 6 होते हैं। इसको आप इंग्लिश में एज बोलते हैं। ये आपका वर्टेक्स या वर्टिसेस कह सकते हैं प्लूरल में, और ये आपका फेसेस, कितने फेस होते हैं। तो किसी भी घन या घनाभ में ये चीज आपकी लागू होती है। घन या घनाभ में कोर 12, शीर्ष 8, फलक 6 अक्सर पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूज कराने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे ये प्रश्न आपका सॉल्व होगा और इसमें क्या डिमांड थी। तो यदि घन की कोर 4 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी कितने भी सेंटीमीटर हो, लेकिन उसमें कुल कोर कितनी होंगी? कुल कोरों की संख्या 12 होगी। तो यहाँ का उत्तर हो जाएगा इसके लिए 12 कोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 5xy प्लस 4xy प्लस 5x³ का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? अब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें, देखिए इसमें सब कुछ देखें तो सब में क्या उभयनिष्ठ है? तो आप देखिए सब में कॉमन क्या है? x यहां भी, x यहां भी, x यहां भी, x कॉमन है। यहां से बचेगा 5y, यहां से 4y, और यहां से आपका 5q। तो केवल x ऐसा था जो तीनों में था। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो सब में हो। तो सब में केवल ये x ही था, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड x होगा। तो इसका उत्तर हो गया, इनका जो उभयनिष्ठ या कॉमन जो फैक्टर है, गुणनखंड है, वो क्या है? वो x है। ये उत्तर हो गया। बस इसकी डिमांड यही थी, इतना ही पूछा गया था, इसलिए इतना ही करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन है? 4 विकल्प दिए हैं, इनमें इससे बड़ा कौन सा होगा? तो देखिए बड़े की बात की गई है 3/5। 3/5 का अगर हम लगभग मान निकाल लें तो भाई दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30, यानी इसका लगभग मान 0.6 है। इसका मान आप निकालेंगे, 10 से भाग करेंगे तो ये 0.4 आएगा, जो कि 0.6 से छोटा है, तो ये बड़ा नहीं होगा। माइनस की संख्या तो पहले ही छोटी होगी भाई, माइनस की संख्या तो प्लस वाली संख्या से छोटी ही मानी जाती है, इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं। ये एग्जैक्टली 0.6 ही हो रहा है। ये 0.6 था और ये भी 0.6, मतलब ये तो बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और ये आपका देखिए जब आप 10 से भाग करेंगे, फिर 10 से आप ऐसे भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 10 7 70, तो आपको पता है 0.7 आएगा, और यही संख्या बड़ी है। तो ये संख्या बड़ी। तो इस तरीके के छोटे छोटे डिफरेंट क्वेश्चन भी कभी कभी आउट ऑफ द सिलेबस अलग से भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत बेसिक डिमांड होती है, इसलिए बेसिक क्वेश्चन हमेशा आपको आने चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर पिक कर लिया ताकि आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 9, x² + 8x + 17 में x + 3 से भाग करना। देखिए x + 3 से भाग करना है किसको? x² + 8x + 17। देखिए भाग वाले चैप्टर को बहुत विशेष रूप से डिटेल में पढ़ाया गया है। जिनको इस तरीके के भाग ना आते हो वो पहले उस चैप्टर को जाकर के सीखें, उसके बाद वो भाग करने लगेंगे। बाकी मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ समझाने की, तो आप लोग देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम ये x की सबसे बड़ी घात जो बीच में लिखा है वो घात 2 है, तो इस x से इस x को कैसे लाएंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पर x है और यहाँ x² है, यहाँ एक बार x है, यहाँ 2 बार x है। अगर देखा जाए तो आप इसको एक बार x में ले जाएंगे भाई। x को x से जब आप करेंगे गुणा तो x² आ जाता है ना, तो x को x टाइम्स ले गए तो x² आया, उसको इसके नीचे लिख देंगे। अब देखिए जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला x² कैसे आएगा, उसके बाद ये जो इसके साथ +3 है इसका भी इससे गुणा होता है, तो
3 और ये वाला x गुणा होगा तो 3x आएगा। तो वो x वाले के नीचे, यहाँ 8x है, इसी के नीचे उसको लिख देंगे। और कैसा आएगा, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस का ही आएगा भाई, +3 और ये भी प्लस, तो प्लस का ही आएगा। इस तरीके से एक बार आपने इसको कर दिया। अब क्या रूल होता है, जब आप इतना लिखते हैं तो फिर यहाँ नीचे वाली जो संख्याएं आई हैं इनके चिन्ह बदल दिया जाता है। जैसे x² प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। हर बार हर स्टेप में जब आप ऐसा करेंगे तो उनके चिन्ह, नीचे वालों के चिन्ह को बदलेंगे। अब x² ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, प्लस का x² माइनस का x² कट जाएगा। प्लस का 8x माइनस का ये 3x हो गया, पहले था प्लस का लेकिन अब हो चुका है चिन्ह बदल के माइनस का 3x। तो आप देखेंगे 8x में 3x जाएगा तो कितने x बचेंगे, 5x। भाई 8x में से 3x हटाएंगे तो 5x बचेंगे, और बाकी का ये जो +17 है इसको नीचे ऐसे ही उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब फिर से हम इसको वही प्रक्रिया दोहराएंगे। यहां पर देखिए x है और यहाँ 5x है, इसका मतलब अगर हम, और क्योंकि ये प्लस का है इसलिए हम प्लस बार ले जा रहे हैं, अगर ये माइनस का 5x आया होता तो हम यहाँ माइनस बार ले जाते। तो क्योंकि x से 5x कैसे आएगा, x है ही है, अगर हम इसको 5 से गुणा कर दें तो 5x हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सिर्फ 5 बार ले जाएंगे, x ये है ही है, 5 ये, तो 5 और x मिलके 5x हो जाएगा, तो इसके नीचे 5x लिख दिया। अब मैंने जैसा कि कहा था कि इस वाले से भी इसको गुणा करते हैं, तो +3 और +5, 5 3 15, प्लस का ये भी, प्लस का ये भी, इसलिए प्लस का ही आएगा। और जैसे ही आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं, फिर आपका क्या रूल है कि आप नीचे वाली संख्याओं के, इस नीचे जो आया है 5x और ये 15, इनके चिन्ह बदल दें। ये प्लस है माइनस हो गया, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो गया। अब फिर से देखेंगे, प्लस का 5 माइनस का 5x कैंसिल, भाई 5x में 5x जाएगा, 0 बचेगा। फिर यहां से प्लस का 17 और ये माइनस का 15, तो 2 बचेगा। भाई प्लस माइनस माइनस, 17 में 15 गया तो 2 बचा। अब आगे ये भाग नहीं हो सकता, यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसी को हम बोलेंगे कि ये शेष आ गया या शेषफल है। क्योंकि रीजन ये है, अब ये x वाला टर्म यहाँ पर खत्म हो गया। जब तक x वाला टर्म रहेगा, x का पद रहेगा, तब तक भाग होगा। जैसे ही x का पद खत्म, वैसे ही भाग की प्रक्रिया खत्म। तो अब आप देखेंगे 2 शेषफल और भागफल का किसको माना जाता है, भागफल माना जाता है जो यहाँ आया है, जो कि है x + 5। भागफल x + 5, शेषफल 2। ये इसमें यही पूछा था कि आप भाग करके भागफल और शेषफल बताएं, तो दोनों आपके सामने आ चुके हैं। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। इस तरीके से भाग बहुत डिटेल में सिखाया गया है आप लोगों को। जितने भी भाग बड़े से बड़े हो सकते हैं वो पढ़ा दिए गए हैं, आप लोग चैप्टर में उसको सीख लें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर डिमांड है x पर पावर में है a - b गुणे, फिर से दूसरा x है जिस पर b - c। ये 2021 का पूछा गया प्रश्न है, शायद सब लगभग पूछे गए प्रश्न है किसी न किसी सन में। तो x पर b - c गुणे x पर c - a, इसका मान बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई संख्या जिस पर आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, मान लेते हैं MNO, और इनको आपको गुणा करना हो, तो ये सभी घातें जुड़ जाती हैं, जितनी भी हो। MNO गुणा करेंगे, लेकिन आधार अगर समान है तो घातें सब एक साथ जुड़ जाती हैं। तो यहां भी हम वही नियम लगाएंगे, x ऐसे लिख लेंगे और ये जितनी घातें हैं, जैसे a - b प्लस ये b - c प्लस ये c - a हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने पर देखेंगे x पर बचा क्या, a प्लस का a माइनस का खत्म, a में से ही जाएगा 0, b माइनस का b प्लस का खत्म, c माइनस का c प्लस का खत्म, कुछ नहीं, 0 बचा। सब कट गया तो 0 बचा। और किसी भी संख्या पर जब घात 0 बचती तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको बताया। तो x पर घात 0 तो इसका मान 1। कोई भी संख्या हो, जैसे मान ले x पर घात 0 तो इसका मान 1। अगर मैं बोलूं कि 205 की घात 0 तब भी इसका मान 1। अगर कोई भी संख्या हो उस पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, बजाय इसके कि 0 पर घात 0 नहीं, क्योंकि 0 पर घात 0 का मान अपरिभाषित है, इसको अभी तक परिभाषित नहीं किया गया। तो 0 पर घात 0 नहीं लेना है। बाकी 0 के अतिरिक्त कोई भी अन्य संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या लिखी हो उस पर घात 0 हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है, एक्सेप्ट 0 यानी 0 के अलावा। तो आप यहां देख रहे हैं, यहां पर x पर घात 0 था, इसका मान 1 हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस केवल ऑब्जर्वेशन बेस्ड था और कुछ भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन कितने भी क्यों ना बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस समझने की जरूरत है बस। जैसे यहां पर अब आप देखिए
अब मान लेते हैं y लिखा और ऊपर यहां पर आपका p माइनस क्यू लिखा, फिर से y लिखा, q माइनस r लिखा, फिर से y लिखा, r माइनस p लिखा। अब इसका मान बोल दिया तो ये गुणे में क्या होगा, y ऐसे लिखेंगे, बाकी जितनी घातें हैं देखिए वो सब जुड़ जाएंगी और जैसे ही जुड़ेंगी देखिए p प्लस का p माइनस का, r प्लस का r माइनस का, q प्लस का q माइनस का, इस पे घात 0 तो मान एक ही हो गया इसका भी। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, वो कितने भी अजीब क्यों ना बनाए जाए। मान लीजिए अब यहाँ पर x बटे वाई और इस पर आपका वैसे a माइनस बी, यहाँ भी x बटे वाई, इस पर b माइनस सी, यहाँ भी x बटे वाई, इस पर c माइनस ए, इस तरीके से आया तो आप देखेंगे आधार में तो x बटे वाई ही है, इसको लिख के और ये सब गुणा हो रहा है, गुणे में घाते सभी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सी माइनस का सी प्लस का ए माइनस का ए प्लस का बी माइनस का बी प्लस का, सब खत्म। तो x बटे वाई पर सब कट के 0 और जब किसी संख्या पर मान 0 तो उसका उत्तर 1। तो इस तरीके से ऐसे कितने भी प्रश्न बन सकते हैं, कैसा भी प्रश्न बने, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे और ऐसे प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,625 हो जाती है तो वार्षिक वृद्धि दर बताना है। देखिए, जब ऐसे जनसंख्या वृद्धि हो रही हो या जनसंख्या में कमी हो रही हो या किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन में वृद्धि हो, उत्पादन में, और या उत्पादन में कमी हो, ऐसे प्रश्न जब भी आए तो सूत्र तो वही लगता है जो आपका होता है a बराबर p, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र था मिश्रधन वाला, a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की घात n, इसी का प्रयोग करके आप ऐसे प्रश्न लगा लेंगे। इसमें क्या है कि जब वृद्धि होगा तो यहाँ सूत्र में प्लस होगा और जब यहाँ कहीं कमी की बात की जा रही हो कि जनसंख्या में कमी हो रही, गिरावट हो रही, तो यहाँ पर 1 प्लस की जगह 1 माइनस कर देंगे, बस इतना ध्यान रखिए सूत्र में। अब आगे क्या देखें कि a की जगह किसको लें और p की जगह, तो हमेशा बाद वाली बात, जो भी चीज होगी बाद की, वहां a की जगह रखेंगे, जो पहले की चीज होगी यानी पूर्व या पहले का, तो उसको a के p के प्लेस पर लिखेंगे। अब यहां समझते हैं, जैसे शहर की जनसंख्या 10 लाख थी और बढ़ करके ये हुआ, मतलब ये बाद में हुआ होगा और ये जो पार्ट है ये पूर्व का होगा या पहले का होगा। सिंपल सी बात है। तो बस ये समझ में आ गया कि ये वाला हिस्सा पूर्व का ये p की जगह रखेंगे और बाद वाला a की जगह रख देंगे। तो अब हम 11,57,625 a की जगह रख देंगे और p की जगह 10 लाख रख दिया जाएगा। 1 प्लस r बटे 100 की घात n, 3 वर्ष था यहाँ पर, तो 3 वर्ष जो n होता है वहां पर 3 यहां रख देंगे। अब ये चीज गुणे में है तो ये पूरा इधर आ जाएगा बटे में, तो 11,57,625 के नीचे बटे में ये 10 लाख हो जाएगा और इधर आपका 1 प्लस r बटे 100 की घात 3। बस इसको सरल करना है और यही आपका आंसर निकल आएगा। देखिए, इसको काटें अगर हम, तो इसको काटेंगे तो 5 से ही काटेंगे, जैसे 5 दूनी 10, 1 बचा 15, 5 3 15, फिर यहां देखेंगे 5 1 5, 2 बचा 26, बचा हम 25, 1 बचा 12, 5 दूनी 10 और फिर बचा हम 25। इसको काटे 5 दूनी 10 और फिर ये 5 0, अभी भी 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और ये आपके 4 0। इसको 5 से काटिए तो ये आएगा 5 चौके 20, 3 बचा 31 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 चौके 20, 3 बचा 31, 5 छक्का 30, 1 बचा 15, 5 3 15 और 25 से तो 0 5 हो जाएगा कट करके, क्योंकि फिर पूरा 25 लेना पड़ेगा, बीच में 0 बढ़ाना है। फिर इसको काटिए, 5 चौठी 40, 8000। इसको देखिए 5 9 45, 1 बचा 13, 5 दूनी 10, 3 बचा 30, 5 छक्का 30, 5 1 5, यानी इस तरफ सब कट करके आपका 9 2 6 1 और ये 8000 बचा और इस तरफ आपका 1 प्लस r बटे 100 की घात 3 इतना बचा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऊपर से मैं इसको रफ करता हूं ताकि सॉल्व करते बने, और एक स्टेप तो भी नीचे लिख सकते हैं। देखिए, ये घात 3 है तो इस तरफ आएगा घनमूल हो जाएगा, जैसे यहाँ घात 2 होता है, वर्ग होता है तो वर्गमूल हो जाता है, तो घात 3 है तो ये चीज आपका इस पर आकर के क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा बस, और ये 1 प्लस r बटे 100 ऐसे ही लिखा रहेगा।
अब इसका घनमूल निकालेंगे। जिनको याद है डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं याद है तो घनमूल निकालना करेंगे। हम ऊपर से ये सब हटा दे रहे हैं क्योंकि आप इसको समझ गए होंगे कैसे करना था। अब आपका जो प्रश्न है वो ये बचा। तो आप देखें यहाँ पर आपको 9, 2, 6, 1 का घनमूल निकालना है। तो आप घनमूल में 3-3 के जोड़े बनते हैं, तो आप इसका घनमूल निकालेंगे तो देखेंगे यहां से 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 और फिर 2 संख्याएं लेनी पड़ेंगी तो बीच में 0 बढ़ाना पड़ेगा। 3 9 8 24, 2 बचा, 3 7 21। फिर देखिए 3 एकम 3, ये 0 ऐसे ही रहेगा। 3 दूनी 6 और 3 9 27। फिर 3 से देखिए 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9 और इसी तरीके से अब ये 7 से ही कटेगा। आपको 343 के बारे में पता है, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटता है। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 6 बचा, 7 9 63। फिर ये 7 7 49, 7 एकम 7। अब देखिए 3-3 के जोड़े आप बनाएंगे तो 3 गुणे 7 मतलब 21। ये चीज 21 आ गया, तो ये 21 आ गया। और ये आपको 8000 साफ साफ दिख रहा है। 20 गुणे 20 गुणे 20 करेंगे, इसको भी आप चाहें तो ऐसे करके निकाल लेंगे, लेकिन ये क्लियरली पता चल रहा है कि 3 जीरो का हम एक पूरा 0 लिख लें और 8 का घनमूल 2 होता है तो 20 आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये 20 आ गया आपका, ये घनमूल निकल के 20 आ गया। और इस तरफ 1 प्लस आर बटे 100 है, बस इसी को सरल कर देना है। 1 प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 21 बटे 20 के साथ 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर केवल आर बटे 100 बचेगा। इसको आप सरल करने के लिए मैंने आपको बताया था ऐसे भिन्न लिखी हो तो 21 बटे 20 यही है। ये वाला इससे केवल गुणा हो जाता है, माइनस 20 एकम 20 और नीचे बटे में वही जो यहां था, ये तरीका होता है। और ये आर बटे 100। अब आप देखिए इसको केवल हमें सरल करना बचा। 21 में 20 गया 1 बटे 20 यहाँ और आर बटे 100 यहाँ। इस तरीके से जब दो भिन्ने बराबर में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणन कर लेते हैं। 100 एकम 100, 100 और एकम 100, 20 और आर का गुणा होगा तो 20 गुणे आर। अब ये 20 इधर गुणे में इधर बटे में आ जाएगा। 100 के नीचे बटे 20 बराबर आर। 20 एकम 20 पंचे 100, इसका मतलब आर बराबर 5% आ गया दर। यही निकालना था। तो आर बराबर 5% इस प्रश्न का आंसर हो गया। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है और पूर्व और बाद की जनसंख्या को ध्यान से समझना था। यहाँ पर सूत्र का प्रयोग समझना था, वो मैंने आपको समझा दिया। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन सूत्रों का प्रयोग कैसे करते हैं और किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आप सबको अच्छे से सीखने के लिए आप लोग चैप्टर वाइज में जाकर के सीख लें और उसके बाद बाकी एग्जाम स्पेशल क्लासेस में बहुत सारे मैंने चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, तो डिटेल में उनको ढूंढ करके अच्छे से अभ्यास कर लें। तो जिस प्रकार के प्रश्न में आपकी कमी है, कमजोरी है, वो आपकी दूर हो जाएगी और अच्छे से आप उसको कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।